Hello everyone and welcome to Step Up Academy. Today we are going to start the first lesson of 7th standard CBSE board. So चलिए start करते हैं without wasting any time because the stories, the prose, the poems, the literature, everything is just going to be really fun. While making this video, I had a lot of fun and while reading the lesson and preparing the question answers for you, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है. So we are not going to waste any time. But before starting, I must tell you a very important information 7th standard students कि आप लोगों को अगर आपका तो अभी 7th standard ही है, you just begin the high competition of learning and education and everything of your whole school life. तो अब अगर आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है and you want a one stop destination where you can find everything related to your studies, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो मिलेगा, आपको जो कंटेंट चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मिलेगा. क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्सरसाइजेस, ग्रामर, ये तो इंग्लिश की बात है, सारे सब्जेक्ट्स की. तो कहाँ जाना है? इस वीडियो को देखने के बाद यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर, टाइप स्टेप अप अकेडमी और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये सिर्फ बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि आपको मिलने वाले हैं, यू आर गोइंग टू अवेल देम. यूज करो भाई, इट्स ऑल योर्स. और अगर कोई पूछे कि व्हाई आर यू गोइंग टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन तो क्या बोलोगे? बिकॉज हियर यू हैव 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के सारे अपडेटेड प्लेलिस्ट, सारे सब्जेक्ट्स के अपडेटेड प्लेलिस्ट एक्सक्लूसिवली for you guys. So what are you waiting for? चलो डाउनलोड कर लो पर इस चैप्टर के वीडियो को देखने के बाद. So the first lesson is 3 questions. Now these are not just 3 questions. The story is about 3 questions जो एक किंग पूछता है लोगों से. अक्सर आपने देखा होगा द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी इज़ कि कई बार जो राजा महाराजा होते हैं उनकी कहानियाँ ऐसी ही रहती हैं कि वो ऐसे बैठे बैठे उनके दिमाग में कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, राइट, एंड दे आर लाइक चलो इस क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं और ये एक क्विज वाला मेला लग जाता है पूरे उनके किंगडम में, राइट, दैट हैपन्स. और वही चीज़ यहाँ पर हमारे किंग के साथ हुई है और वो किंग जो है वो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जीनियसेस को, स्कॉलर्स को और बहुत सारे स्पोक्स पर्सन को लेकर आता है और उनसे पूछता है कि मेरे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दो इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट. लेकिन उसको यह आंसर फाइनली किससे मिलता है? एक हर्मिट से मिलता है. ऑल्सो वो हर्मिट खुद नहीं बताता वो आंसर्स, वो आंसर उसको एक्सपीरियंस कराता है, राइट. तो लेट्स लर्न कि वो चीज़ वो कैसे करता है और वो 3 क्वेश्चंस के 3 आंसर्स क्या होते हैं. सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बिफोर यू रीड. सो किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. What are the questions? Does the king get what he wants? तो किंग को क्या वो चीज़ें या क्या वो क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं जो उन्हें चाहिए, ये हमें जानना है. जो मैंने बता दिया है पहले कि हाँ मिल जाते हैं, लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कैसे मिलते हैं और वो आंसर्स क्या होते हैं ये हमें पता चलेगा. एंड अ लिटिल बिट अबाउट द राइटर ऑल्सो. ये जो स्टोरी है इनके ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय. लियो टॉल्स्टॉय का नाम मैंने बहुत सुना है, आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ही इज़ अ वेरी फेमस वन. और ही इज़ नॉट जस्ट एनी बडी कि आप इनको ऐसे ही भूल जाओ. You need to learn, you need to remember who Leo Tolstoy is. So he was a renowned Russian writer. Renowned है वही जो मैंने कहा कि he is very famous. Then on September 9, 1828 he was born. He is best known for his epic novels War and Peace, Anna Karenina. ये सारे उन्होंने works लिखे हुए हैं. Tolstoy's writing explores themes of love, morality and society. जैसे कि हमने कहा love के बारे में तो हमें बाद में पता चलेगा, but morality and society ये चीज़ें हमें इसी चैप्टर में पता चल जाएंगी. And the story 3 questions जो है वो उनके थ्रू रीटोल्ड है, यानी ये वो स्टोरी कहीं से कहीं सुनी कहानी है जो उनने मतलब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हमें सुनाया है. ओके, so let's begin the reading now. The thought came to a certain king. Certain यानी कि कोई specific, ओके कोई एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं. एक किंग को एक थॉट आया दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स. ही सेज, वो किंग ऐसा करते हैं कि वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे इफ़ यू न्यू अबाउट दीज 3 थिंग्स. और वो 3 थिंग्स क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम. फर्स्ट थिंग ये है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किसकी सलाह उसको लेनी चाहिए. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या है जो उसे करनी चाहिए, यानी कि कौन सा टाइम, कौन सा इंसान और क्या कौन सा इंपॉर्टेंट काम. ये सारी 3 चीज़ें हैं जो क्या हैं, कब हैं, ये उसे पता होना चाहिए. और अगर वो ये सारी चीज़ें उसे हमेशा पता रही अपनी लाइफ में तो वो कभी फेल नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई शुरू करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, मतलब सबसे बेस्ट टाइम क्या है. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे अच्छा सजेशन लेने वाला फ्रेंड या एल्डर कौन है. ऑल्सो यू नीड टू नो कि कौन सा काम पहले स्टार्ट करना है.
सो इफ़ यू न्यू ऑल दीज थिंग्स तो आप अपनी पढ़ाई में कभी फेल नहीं होगे. इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या है ये पता होना चाहिए कि किस इंसान का सजेशन लेना है, काम को शुरू करने का सही टाइम क्या है, एंड लास्टली क्या काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स हाउ यू विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ. जो कि कहीं ना कहीं ये किंग जो है वो सही ही सोच रहे हैं कि ये चीज़ें अगर पता हो तो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. So what happens next is the king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money. तो उन्होंने एक अवार्ड रखा और मैसेंजर्स भेज दिया कि इन क्वेश्चन के आंसर जो भी देगा उसको मैं एक लार्ज सम ऑफ मनी दूंगा. हम ऐसे कहते हैं लार्ज सम ऑफ मनी इज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. और सम क्यों कहते हैं? सम का मतलब क्या होता है? सम इज एडिशन का आंसर होता है ना सम. हम 2 + 3 + 4 + 5 का जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो सम है. दैट्स नॉट जस्ट द आंसर. जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं वैसे ही हम एडिशन के आंसर को सम कहते हैं. तो लार्ज सम ऑफ मनी इज गुड मनी एडेड ऑन मनी. Okay, many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. और सारे जो किंग मतलब वाइज पीपल आए थे उनने जो है किंग के क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर दिया. अगर कहीं से भी कोई सिमिलैरिटी या एक एक्सपीरियंस का रेलेवेंस होता कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, सो मे बी वो किंग थोड़ा सा भी कन्विंस हो जाता. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. किसी ने बोला कि टाइम टेबल प्रिपेयर करो. सी अब आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव द क्वेश्चन कि मैम अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं होता है. तो आई मस्ट टेल यू कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ईजी चीज़ है. लाइक इफ़ यू हैव 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन योर 100 या 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, देन आपको ये बिलीव करना है कि वो 20 मार्क्स तो आपके ये नो बडी कैन टेक इट फ्रॉम यू. और उसका रीज़न क्या है? जब आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हो अपने चैप्टर के तो आपको क्यों आते हैं? क्योंकि टीचर वो पैसेज को, स्टोरी को ऑलरेडी समझा चुकी होती हैं. राइट. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जब टीचर पढ़ा रही हैं या इफ यू आर योरसेल्फ रीडिंग द पैसेज तो आप उसको अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है. अब जैसे 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर का नाम है, नॉट नेसेसरीली क्वेश्चन के आंसर में आपको 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे कि व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस एंड व्हाट वर द 3 आंसर्स. सिर्फ ये क्वेश्चन होगा क्या? नहीं. क्वेश्चन ये भी होगा कि व्हाट वर द डिफरेंट आंसर्स गिवन बाय डिफरेंट पीपल. तब क्या करोगे? तो ये जैसे ये पैराग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनने क्या बोला. एक ने बोला टाइम टेबल बनाओ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आंसर्स ना. तो इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करो या एटलीस्ट पुट अ स्टार यहाँ पर कि जब आप अपने बुक में वापस से ढूंढो या जब आप अपने क्वेश्चन पेपर के पैसेज में वापस से कुछ ढूंढने के लिए जाओ तो आपको वो स्टार दिखेगा कि आपने ये मार्क किया था. तो रीड करते टाइम आपको लगा था कि दिस कुड बी समथिंग इम्पॉर्टेंट और इसलिए आपने उसको मार्क कर दिया था. तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड आंसर्स. डू यू अंडरस्टैंड? ओनली इन दिस वे दे सेड could he do everything at proper time? Obviously टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो टाइम पे सारी चीज़ें कर लोगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time to do anything, which also makes sense कि हमें पहले से कैसे पता होगा कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होगा. मान लो तुमने सोचा कि मैं 5 बजे पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और 5 बजे रिश्तेदार आ गए घर पे, फिर क्या करेंगे? Not possible, right? So, the king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. Seemed का मतलब लगना कि कोई चीज़ हमको seem हो रही है ना, to appear. और ये past में होता है seemed क्योंकि क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ईडी लगा हुआ है. तो उन्होंने ये भी बोला कि किंग को उल्टी सीधी चीज़ें, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. काउंसिल एक ग्रुप होता है जो कि एडवाइस करता है ना. हम कहते हैं ना काउंसिल को डिसीजन लेने में टाइम है तो वो एडवाइस करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए रहता है. दूसरी चीज़ यहाँ पे तो लोग अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे थे कि वाइज मैन आके बोल रहे हैं कि आपको एक वाइज मैन की काउंसिल बना लेनी चाहिए सो दैट दे विल बी गेटिंग मनी फ्रॉम द किंग रेगुलरली, कि उनको हर चीज़ किंग की डिसाइड करनी पड़ रही है. So, but then others said that there were some things which could be urgent. कुछ चीज़ें urgent भी हो सकती हैं. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time to do something, it is necessary to look into the future. तो यानी कि अगर कुछ चीज़ें हमें अर्जेंटली करनी है वो तो काउंसिल डिसाइड नहीं कर सकता अर्जेंटली. मान लो रात को 3 बजे की बात है, कोई अर्जेंट डिसीजन लेना, देयर इज एन अटैक ऑन द किंगडम और समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? सो तब तो सब सारे काउंसिल अपने घर पे सो रहे होंगे. देन व्हाट? सो व्हाट यू नीड इज अ मजिशियन और एन एस्ट्रोलॉजर जो प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है.
So in their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, कि आपके जो counselors हैं, आपके जो advisors हैं, वो सबसे ज़्यादा important हैं. Others कहते हैं priest है, पंडित जी हैं भाई सबसे ज़्यादा important. A few others chose the doctors. That's very true. Doctors are also really important. And yet others said that his soldiers were the most necessary. तो soldiers भी necessary क्यों हो गए? क्योंकि ultimate scarcity और ultimate problem के time पे soldiers ही हैं जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे. फिर doctors हैं जो उसके बाद काम आएंगे. Counselors भी किसी की decision making में काम आ सकते हैं. And then if there is something very wise and spiritual that you need, तो priest भी काम आ सकता है. मतलब कि overlook करें, अगर हम overview दे एक इस पूरे paragraph का, तो all the people are important. कोई भी ऐसा लेस इंपॉर्टेंट कहीं से कहीं तक नहीं है. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कोई बोल रहा है साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा फाइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ करना सबसे इंपॉर्टेंट है. एज द आंसर टू दीज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट satisfied and gave no reward. और किंग ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि सारे आंसर्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे और थोड़े उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे थे, तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. नाउ इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom. Hermit is a person जो कि एक simple life जीता है, एक he lives in a hut and वो अकेले रहते हैं, अकेले अपना सारा काम करते हैं. तो मतलब वो अपने wisdom के लिए जाने जाते थे कि वहाँ एक ज्ञानी बाबा रहते हैं या एक ज्ञानी व्यक्ति रहता है जो वहाँ अंदर रहता है, वो किसी से बात नहीं करता. You know, people like these have attained a sort of enlightenment in their life. फॉर एग्जाम्पल यू सीन गौतम बुद्धा. गौतम बुद्ध जो थे वो पहले एक प्रिंस थे, है ना, सिद्धार्थ उनका नाम था. ही वॉज अ प्रिंस एंड व्हाट हैपेंड कि वो जब बाहर गए और उन्होंने अकेले अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करी, दे ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, तो वो ऑटोमेटिकली एनलाइटमेंट उनको मिल गया. तो व्हेन यू लिव अलोन यू थिंक अ लॉट, और आप सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सोचते हो, यू थिंक अबाउट एवरीथिंग. आप अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट सोचते हो. अगर मैं ये काम करूँगा, ठीक है ये काम करना है मुझे, बट इसको करने का सही तरीका क्या है? तो आपने आज एक तरीका सोचा सुबह, फिर दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात में, एंड देन अगले दिन सुबह उठोगे तो सोचोगे नहीं यार दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट, मुझे कुछ और सोचना चाहिए. सो यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू बिकम वाइज विद द टाइम. सो The hermit lived in a wood which he never left. एक wood यानी कि यहाँ पे इसे एक figure of speech कहते हैं, synecdoche. You don't have to remember it right now, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि upcoming classes में वो काम आएगा. तो इसको हम कहते हैं synecdoche. इसकी स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, SYNECHDOCHE, synecdoche. तो जो ये synecdoche होता है इसका मतलब होता है कि एक वर्ड से आप एक कम्युनिटी या एक ग्रुप ऑफ समथिंग लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ों को आप सिंबलाइज कर रहे हो, बता रहे हो. जैसे कि यहाँ पर आपने बोला है वुड. वुड यानी कि एक लकड़ी होता है, नॉट इवन वुड्स, ठीक है. तो वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कि एक स्मॉल फॉरेस्ट में वो रहते थे. तो ही लिव्ड इन अ वुड. तो ये सिर्फ एक लकड़ी से बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज को यहाँ पर ये सिंबलाइज कर रहे हैं. which he never left. He saw no one but simple people, और वो simple लोगों से ही मिलते थे, ज़्यादा बड़े लोगों से नहीं मिलते थे. And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with bodyguard and went all alone. तो जो king था उसने अपने और नॉर्मल कपड़े पहने, बिल्कुल ताम झाम चमचम वाले कपड़े उतार दिए, और अपने बॉडीगार्ड, अपना हॉर्स, एवरीथिंग ही लेफ्ट फार, दूर वहीं पे छोड़ दिया कि मैं चुपचाप यहाँ से हट तक चले जाऊँगा, क्योंकि उसको हर्मिट से मिलना था और ये क्वेश्चंस पूछने थे. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. और वो क्या कर रहे थे? एक गड्ढा खोद रहे थे. उन्होंने किंग ने ग्रीट किया उनको और फिर उसके बाद भी वो डिग करते ही रहे. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. Breathed heavily यानी कि उन्होंने गहरी सांस ली यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे और गड्ढा खोदने के काम से he was very tired also. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you the answer of 3 क्वेश्चन. अब उन्होंने ये भी अपना जो कंसर्न था वो वहीं के वहीं बता दिया कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ यहाँ पर. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अफेयर्स का मतलब होता है क्या काम,
क्या मैटर, क्या बिजनेस जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किंग ने अपने तीनों क्वेश्चन जो है वो उस हर्मिट से पूछ डाले कि ये सारे मेरे क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आंसर मी, कि मैं किस बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड करूँ एंड हाउ कैन यू जस्टिफाई योर आंसर। दीज वर द मेन कंसर्न फॉर द किंग, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि प्रीस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रीस्ट हर सिचुएशन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। So the hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You're tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade, and then he sat down to the ground. तो वहाँ पे उसने उसे अपनी हेल्प ऑफर करी किंग ने कि लाइए आप काफ़ी ओल्ड हैं और आप थक भी गए हैं तो लेट मी डिग द होल। और वो बैठ गया थैंक्स बोल के, और तभी हर्मिट ने बात करी जब उन्होंने थैंक्स बोला और उन्होंने डिग करना स्टार्ट कर दिया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. Beds होते हैं small patches, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं हम, जिनके अंदर हम प्लांट को लगाकर मतलब सो कर सकते हैं और मिट्टी को हम वापस रख देते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्लावर बेड्स, जो क्यारी टाइप की बनाते हैं ना छोटे छोटे, वैसे। तो किंग ने रुका, दो तीन बेड्स उसने डिग करने के बाद में रुका, asked the question again to the hermit, और hermit ने बोला चलो अब तुम रेस्ट करो, you're tired now, but the king did not give the spade to him, क्योंकि किंग को लगा कि अगर मैं इनकी सेवा करूंगा और ये जो बोल रहे हैं वो चीज़ करूंगा, या if I impress him somehow, if I am able to impress him, तो he will give me my answers soon enough. So 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my question." अब शाम हो गई थी, एकदम अंधेरा होने लग गया था, and the king was very tired now. तो उसने स्पेड ऐसे ज़मीन में रखी, जैसे हम फंसा देते हैं ना गीली मिट्टी में स्पेड को। स्पेड इज फावड़ा कहते हैं उन्हें हम हिंदी में। इट्स आई डोंट नो द पिक्चर इज शोन ओवर हियर और नॉट, या इट्स हियर, सी, जिसको हम मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्पेड। तो वो बोलते हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तो अब वो बोलते हैं कि ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं हैं तो आप मुझे वैसा बता दीजिए, आई कैन गो होम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मैं यहाँ गड्ढा खोदे जा रहा हूँ और आप मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे, हाउ इज़ दैट गोइंग टू वर्क। तो लेकिन तभी कोई भगता हुआ वहाँ पर आता है और तभी हर्मिट उसे अलार्म करता है किंग को कि somebody is coming over here. Yeah. So the king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Faint यानी कि lost consciousness, बेहोश हो जाना. Faint हो जाना is बेहोश हो जाना. Faint का in general meaning is also blur, very light, बहुत हल्का, और यहाँ faint का मतलब है very less consciousness. फेंट हो जाना, ठीक है, कि आप बहुत ही कम कॉन्शियस हो एंड यू आर अबाउट टू जस्ट ऐसा बेहोश होने वाले हो, सो कहते हैं हम फेंट हो जाना। अब क्या हुआ कि वो इंसान जो था वो ऐसे दाढ़ी वाला आदमी था और वो अपने पेट पर ऐसे हाथ रख के भागते हुए आ रहा था और यहाँ से खून बह रहा था। वो राजा के पास तक आया, उसे देखा और बेहोश होके गिर गया। Now what happened was, the king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. Wound तो आप सबको पता ही होगा, चोट को wound कहते हैं, right? The king washed and covered it with a handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding स्टॉप्ड, और फिर उसकी ड्रेसिंग करी उन्होंने, उसको क्लीन किया, उसमें जो भी उनके पास मेडिसिन या हर्ब्स जो भी अवेलेबल थे वो लगाया, एंड देन उस पे पट्टी बांधी ताकि वो जो ब्लड है वो रुक जाए बहना। इट वाज अ लार्ज वुंड देयर। So the man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. तो अब क्या हुआ कि जो उसको बेटर फील हुआ थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, द बियर्डेड मैन को, अभी तक हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पाई है, हु वाज दैट वुंडेड प्लस बियर्डेड मैन, एंड ओवर हियर किंग ने उसको फ्रेश वाटर ला के दिया, और अब रात हो चुकी थी तो प्रॉबेबली जो किंग है वो यहीं पे आराम करने वाला था। किंग जो है हर्मिट की हेल्प से वुंडेड मैन को हट के अंदर कैरी करके लेके गए, एंड देन उसे बेड पर उन्होंने लेटा दिया सो दैट ही कैन रेस्ट फॉर अ वाइल। So what happened? The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired from his walk and the work he had done,
lay down on the floor and slept through the night. So the king was also a nice person. The king was not a very boastful and very proud person ki proud king कि मुझे तो बिस्तर पे ही सोना है, मैं तो हट में सो ही नहीं पाऊंगा. All those tantrums were not there. The king was a really nice person, good at heart, कि उसने उस wounded man की help तो करी ही करी, साथ ही साथ वो थक गया था तो उसने बिना किसी complaint के ही lay on the ground, वो ground पर ही लेट गए. So when he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो एकदम से नींद खुली. तो you have a habit of waking up in your own room, right? या आप अपने घर में रहते हो. जब आप अपने घर में रहते हो तो आपको पता है आप सो के उठोगे तो आप हॉल में हो, आप मम्मी पापा के रूम में हो, आप अपने रूम में हो, wherever you are sleeping with your grandparents or your cousins or anybody. But sometimes what happens, अगर आप किसी के घर रुकने जाते हो, अपने फ्रेंड के, अपने कजन के, अपने मामा चाचा के घर, so what happens when you wake up, you can't seem to remember for the first few seconds or minutes कि आप कहाँ आ गए हो, क्योंकि आपको आदत नहीं है इस पूरे सराउंडिंग को देखने की. That's true, right? So king had the same experience over here. And forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. और एकदम से forgive me बोला, जैसे उसने देखा कि राजा जो है वो उठ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ करिए. So I don't know you and have nothing to forgive you for. कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें माफ़ी काहे के लिए दे दूँ, right? So you don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. Swore का मतलब होता है कसम खाना, which is swear का past, और seize का मतलब होता है हड़प लेना. उसे हम क्या बोलेंगे? conquer नहीं, conquer तो जीत के किया जाता है. हड़प लेना is to just take the property. तो हम यहाँ पे take बोल सकते हैं. take away, ऑर्डर टेक अवे नहीं, प्रॉपर्टी टेक अवे कर लेना, कि ले जाना, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, उस पर अपना हक जमा लिया. सीज करना, जैसे कि बैंक्स वगैरह सीज नहीं कर देते किसी चीज़ को, कि वो बैंक ओन कर लेता है क्योंकि द पर्सन वाज नॉट एबल टू पे द बिल्स और द लोन, ईएमआईज और वट एवर इट इज़. सो यहाँ पर क्या हमें सीक्रेट रिवील हुआ कि हमारा जो वुंडेड प्लस बियर्डेड मैन था वो एक्चुअली हमारे किंग का एनिमी था, क्योंकि उस एनिमी ने कसम खाई थी कि मैं किंग को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, क्योंकि that person's brother was killed by the king and also the whole property. ऐसा होता है ना कि जैसे दो राजा की लड़ाई हो रही है, जो राजा हार गया उसका किंगडम भी पहले वाले जीतने वाले राजा का हो जाएगा. So that happened over here. I knew you had gone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो उसको पता था कि जो किंग है वो हर्मिट से मिलने जा रहा है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, पुअर किंग. तो वो उसने सोचा कि जब तुम वापस आओगे अकेले बिना किसी सिक्योरिटी और सबके तो मैं तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. और उसके लगा कि दिन भर क्या, शाम होने से पहले द किंग वुड रिटर्न बैक, लेकिन वो नहीं आया. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. सो उसने अपनी जो छुपने की जगह थी वहां से निकल के सोचा कि मैं पहले बॉडीगार्ड्स पर अटैक कर देता हूँ, आई विल किल देम सो इट विल बी इजी फॉर मी टू किल द किंग. अब ये चीज़ जब हुई, लेकिन बॉडीगार्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया, गुड बॉडीगार्ड, वेरी गुड सर्विस, तो उसने उसको पेट पे चाकू मार दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स. तो उसने कहा कि उसने मुझे वूंडेड तो कर ही दिया था, चोट तो उसने मुझे दे ही दी थी, बट इफ द किंग वाज नॉट देयर तो फिर वो नहीं बच पाता. ये उसका दुख था और ये उसकी हैप्पीनेस थी. I wished to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो यहाँ उसे realization हुआ कि even if this king killed my brother, there has to be a reason why he killed my brother, क्योंकि king तो अच्छा इंसान निकला. अननोइंगली, उसे जब नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, तो वो एक रैंडम पर्सन की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया. वो उसके कारण ज़मीन पे सोया, वो उसके कारण थक गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हैंकरचीफ एंड एवरीथिंग, बीइंग अ किंग, नॉट अ कॉमन पर्सन. जैसे किंग्स यूजुअली होते हैं, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है ये किंग, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट? क्यों? क्योंकि किंग्स आर नॉट सपोज टू बी, बट किंग्स आर यूजुअली वेरी बोस्टफुल, वो बहुत घमंडी होते हैं. बट यहाँ पर ये किंग बहुत ही ज़्यादा नाइस पर्सन है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन. एंड जो एनिमी था उसे अब तक लग रहा था कि किंग बैड पर्सन है क्योंकि किंग ने उसके ब्रदर को किल किया है. बट ऑन दी कॉन्ट्ररी क्या हुआ यहाँ पे कि किंग तो अच्छा इंसान निकला. सो प्रॉब्लली देयर वाज समथिंग रॉन्ग
along with the brother only. तो उसने बोला कि मैंने तो तुम्हें मारने का सोचा था, बट यू सेव्ड माई लाइफ, सो आई विल सर्व यू फॉर योर होल लाइफ एंड ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम ओवर हियर. ये कटप्पा वाली स्टोरी हो गई कि हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे. So the king was very happy to have made peace with this enemy, कि भाई दुश्मन था जो एक probable मेरे लिए threat था, मेरे लिए एक कंसर्न था, वो अब मेरा फ्रेंड बन गया है इतना इजीली. एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और ऊपर से वो फ्रेंड बन गया है, नॉट जस्ट अ सर्वेंट या जीतने वाली बात नहीं है, दोस्त बन गया है. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his प्रॉपर्टी. और ये भी बोला कि अब तुम फ्रेंड बन गए हो तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी में वापस दे दूंगा. सो द किंग वाज रियली अ नाइस पर्सन. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get the answers to his question. और क्योंकि hermit ने हाँ ना कुछ भी नहीं बोला था, the king had concerns कि भाई मैं एक बार और hermit से जाके पूछ लेता हूँ कि what if you know the question to the answers to my questions, तो please मुझे बता दीजिए. The hermit was on his knees sowing the seeds in the beds that had been dug the day before. तो जो उन्होंने गड्ढे किए हुए थे seeds बोने के लिए, तो वैसे घुटनों पर बैठकर seeds को जो बीज होते हैं उनको उन बेड्स में डाल रहा था. The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my questions, wise man. तो अब उसने बोला कि वाइज मैन मेरे आंसर दे दो क्वेश्चंस के. You've already been answered. अब कैसे you're already been answered? याद करो मैंने बिगनिंग में ही बोला था कि जो हर्मिट है वो राजा को सिर्फ सुनाता या बताता नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ एग्जाम्पल देकर बताता है कि what could be the possible answers to your questions. The hermit still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो वो ऐसे एकदम झुक के, वो वाइज पीपल नहीं होते जिनको आंखों में आंखें डाल के एकदम पॉडकास्ट की तरह बात नहीं करनी होती है. दे कीप डूइंग देयर वर्क एंड वो आपको अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते जाते हैं. सो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. तो यहाँ पे राजा का क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं. डू यू नॉट सी, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. ऑब्वियसली अगर तुम दया करके मेरे लिए गड्ढा खोदने में ऑक्यूपाई नहीं करते खुद को तो तुम जल्दी यहाँ से चले जाते. फिर वो दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू स्टेड विद मी. और वो जो मैन था उसने तुम्हें अटैक कर दिया होता क्योंकि उसका प्लान तो यही था, तो उसने तुम्हें अटैक किया होता तो तुम ये सोचते कि अरे यार इससे अच्छा तो मैं हट में ही रहता हर्मिट के पास, एटलीस्ट मैं वहाँ पर सेफ तो था. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है उस टाइम पर जो नेसेसरी था, at that moment. Okay, then and I was the most important man because you were doing that work for me. फिर वही at that moment जो important man होता है बस वो ही चाहिए होता है. To do me good was your most important business. और मेरा काम करना तुम्हारा सबसे important business था. सो ये चीज़ थी, 3 चीज़ें उसने बता दी हर्मिट ने कि व्हाट वर 3 थिंग्स कि उस टाइम पे तुम वो जो बेड्स डिग कर रहे थे, दैट बिकेम अ टंग ट्विस्टर, या बेड्स डिग कर रहे थे, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि उस टाइम पर आप वो काम कर रहे थे जो उस टाइम नेसेसरी था. उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था, जो मैं था क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे. देयर आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे और तुम मुझसे पूछने के लिए आए थे. एंड द थर्ड थिंग इज कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, तो मेरी हेल्प करने के लिए जो काम नेसेसरी था, जैसे मान लो जब वो मैन आया, घायल आदमी आया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, टू आस्क हिम आप कौन हो, आपको चोट कैसे लगी. नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज कि उसके वुंड को ड्रेस करना. तो एग्जैक्टली दैट्स हाउ हर्मिट की हेल्प करने के लिए जो काम करना था वो नेसेसरी था एंड ही वाज डूइंग दैट. तो afterwards when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, क्योंकि उसे first aid की ज़रूरत थी. Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. Obviously वो आपको अपनी reality, अपना true story बताए बिना ही मर जाता. That would have been a concern. Then so he was the most important man and what did you do for him was the most important business. यानी कि सब चीज़ों का आंसर है at that मोमेंट. आप उस टाइम पर, आप जिस टाइम पर जो काम कर रहे हो, आप अभी आज ये जो टाइम है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग. जो हम कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
यानी कि कल करने वाले थे तो आज कर लो, और आज अगर कभी सुबह शाम करने वाले थे तो वो अभी स्टार्ट कर दो, विच मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग दैट यू वांट टू डू. सेकेंड थिंग, जो इंसान आपके सामने है, द पर्सन हु इज़ विद यू, जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, या जिसको आपकी ज़रूरत है समहाउ, या आपको जिसकी ज़रूरत है, वो इंसान आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज़, अगर उस इंसान को किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा, या आपको किसी की हेल्प खुद से ही करना है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा. जैसे हर्मिट को आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप हर्मिट के पास नहीं भी जाते तो हर्मिट आपसे हेल्प नहीं मांग रहा था, राइट. हर्मिट आपके पास नहीं आया था, आप हर्मिट के पास गए. सो यू वांटेड टू हेल्प द हर्मिट लुकिंग एट हिज वीकनेस, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो वुंडेड मैन आपके पास आया था, तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, कि उसकी ड्रेसिंग करना. नाउ रिमेंबर देन, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, दैट टाइम इज now. It is the most important time because it is the only time we have power to एक्ट. वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट. कि जो प्रेजेंट, हम कहते हैं ना कि पास्ट के बारे में मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, और जो होने वाला है उस पर कैसा कंट्रोल. द सेम वे इट इज अप्लाइड ओवर हियर, कि प्रेजेंट ही है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है. हमें फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है और पास्ट को हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इसीलिए ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव राइट नाउ द पावर टू एक्ट इन इट. The most necessary person is the person you are with at a particular time, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anybody else or not. तो यानी कि अभी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो ये है कि आप अभी जिसके साथ हो, क्योंकि फ्यूचर में आप उससे मिलोगे या नहीं मिलोगे, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट. एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, या काम, जो अफेयर, जो भी उन्होंने बोला था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, कि उस इंसान का अच्छा करना, टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वाज सेंट इनटू द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस. हमें उस काम के लिए ही भेजा गया है कि हम किसी के काम आ जाएं और वो उसकी मदद कर दें. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ आवर लाइफ, दैट फॉर व्हाट वी आर सेंट ओवर हियर. सो ये थी इसकी मॉरल, क्योंकि वो जो 3 क्वेश्चन है जो किंग ने पूछे थे इन द वेरी बिगनिंग, वर दी क्वेश्चंस फॉर द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और इसका मॉरल यही है कि जो टाइम, जो काम और जो इंसान है वो अभी है हमारे सामने, जो अभी काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो अभी टाइम है वो इंपॉर्टेंट है, एंड जो इंसान अभी हमारे साथ है वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी. आई होप आपको ये लेसन, इसकी स्टोरी और इसका मॉरल अच्छे से समझ में आया होगा. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन ओनली. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.